हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ एक्स्ट्रा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपन। एनसीईआरटी और जो नोट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उन्हीं के लॉजिक पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, वीडियो पॉज करना है, एक बार खुद को आंसर सोचना है। उसके बाद आप मेरे से आपके आंसर को टैली करेंगे। और हाँ, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको एग्जैक्टली लिख के क्या आना है। ठीक है, डिस्कशन भी करेंगे, लॉजिक भी लगाएंगे, चैप्टर को रिकॉल भी करेंगे और एग्जैक्ट आंसर की लैंग्वेज भी देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करें टॉपिक। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। अ पीस ऑफ ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज्ड इन ड्राई सेल। देखो, इन्होंने पहला हिंट क्या दिया, ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज्ड इन ड्राई सेल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब हम इलेक्ट्रोड को बहुत गर्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा गर्म, इन एयर गिव्स अ कलरलेस गैस। जब आपने उस ब्लैक मटेरियल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो उसने एयर के साथ आपको क्या बना के दी, कलरलेस गैस। अब गैस कौन सी, देखो आगे का हिंट, गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये तो बहुत कॉमन बात है, ये तो आपने एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर में भी पढ़ा था। कौन सी गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जब आपने ब्लैक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो CO2 गैस बनी जिसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। आगे, व्हाट वाज द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो उस ब्लैक इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है। तो पहली बात इन्होंने देखो क्या हिंट दिया, पहला हिंट इन्होंने दिया कि वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, अपन देखो पहले क्वेश्चन को डिटेल में समझ रहे हैं। हो सकता है आप में से कईयों को आंसर पता भी पड़ गया हो, वेरी गुड, लेकिन अपन क्वेश्चन को डिटेल में समझ रहे हैं, है ना। पहला हिंट है कि वो ब्लैक है। दूसरा है कि वो कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 गैस, यानी कि कार्बन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन तभी तो बनती है CO2 गैस। यही तो लॉजिक है बेसिक सा। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कार्बन का बना हुआ है और ब्लैक है, तो भाई आंसर है ग्रेफाइट। आंसर क्या है, ग्रेफाइट। प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन, black in color, very high melting point. Black in color, purely made up of carbon, very high melting point. ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट आंसर है, देख लो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप होता है, भूलना मत, जिसमें कार्बन कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है ना। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा बहुत अपन टॉपिक को और रिकॉल करेंगे ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत वो चीज रिवाइज करा रहा हूं जो अपन ने पुराने वीडियोस में यानी कि अपने कोर्स में हमने पढ़ी है। याद है कि ये सब, ये ग्रेफाइट में आपने पढ़ा है। हेक्सागोनल रिंग का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है जिसमें इनफाइनाइट कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इथेन। तो पहली बात भाई, कोवेलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये वो बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। यानी कि जहां कोवेलेंट वर्ड आ गया वहां मेटल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वहां सिर्फ नॉन मेटल्स की बात करेंगे। अब यहां नाम पे आते हैं, ETHANE। ETH का मतलब दो कार्बन, ANE का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वही चैप्टर का लॉजिक है, सेम चीज। इथेन आप में से सबने पढ़ा हुआ है और पता भी पड़ गया होगा क्या चीज है। तो भाई दो कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि इथेन हुआ हमारा C2H6। कौन सा जनरल फॉर्मूला यूज करा, CnH2n+2। किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्केन। मैंने कैसे पहचाना ये एल्केन है, ये लास्ट के 3 वर्ड्स, ये ANE एल्केन है, ये एल्केन फैमिली को बिलोंग करता है। तो अब इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3, सबके साथ सिंगल बॉन्ड और आपस में भी सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, आंसर इज 7। टोटल 7 सिंगल बॉन्ड बने, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लो, C2H6 7 सिंगल बॉन्ड, ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, किसकी प्रॉपर्टीज, कार्बन की, कितनी प्रॉपर्टीज, दो, विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन की ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स कार्बन के बन सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी विच इज वेरी वेरी रेयर, जो सबसे ज्यादा अच्छी कार्बन में ही मानी जाती है, कैटेनेशन। कैटेनेशन इज नोन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन, कैटेनेशन इज नोन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी कि खुद से जुड़ने की एबिलिटी, बिना किसी और एटम की मदद लिए कार्बन के एटम्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और कैटेनेशन कर लेते हैं, जो अभी अभी आपको मैंने किसका स्ट्रक्चर दिखाया, ग्रेफाइट का। इस पूरे स्ट्रक्चर में देखो कार्बन ही है, हर तरफ कार्बन 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 आपस में जुड़ते गए, इस यूनिक कैरेक्टर को कैटेनेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कैटेनेशन यानी कि सेल्फ कॉम्बिनेशन पहली प्रॉपर्टी है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की वैलेंसी, विच इज नोन एज टेट्रावेलेंसी। टेट्रा वर्ड का मतलब होता है कि कार्बन की वैलेंसी है 4। क्यों है वैलेंसी 4? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,4। अब ये बेचारा सेंटर में आ गया, अब इसको 8 तक पहुंचने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ना तो ये 4 किसी को दे पाएगा ना ले पाएगा, एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि ये सिर्फ शेयरिंग करेगा। इसलिए कार्बन सिर्फ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से कार्बन की क्या बन जाती है, लॉन्ग चेन, एक तो कैटेनेशन और एक टेट्रावेलेंसी। और कार्बन के एलोट्रॉप्स जो होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरीन, इनके एग्जिस्टेंस का भी रीजन यही है। तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लेते कि डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरीन, दैट इज कार्बन के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्या यूनिक चीज है कार्बन के पास, ये आंसर है कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ a large number of carbon compounds, catenation and tetravalency. Next, name the scientist who disproved the vital force theory for the formation of organic compound. एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, क्या है भाई, नेम द साइंटिस्ट, सिर्फ नाम पूछा है, क्या किया उन्होंने, डिस्प्रूव करी है वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है और कार्बन और हाइड्रोजन आपस में एक बॉन्ड तो जरूर बनाए। ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ आर एटलीस्ट फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तो बनाए। तो भाई ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को फॉल्स प्रूव करा, इसका आंसर है फ्रेडरिच वुलर। ठीक है, फ्रेडरिच वुलर, क्या आंसर है, फ्रेडरिच वुलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब वो कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन और कार्बन मिलके एटलीस्ट एक बॉन्ड तो जरूर बनाए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज ग्रेफाइट एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। देखो फिर से ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ग्रेफाइट का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेक्सागोनल रिंग्स होती है, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। हर कार्बन ऊपर वाला नीचे वाले कार्बन यानी कि अगली रिंग से जुड़ा हुआ होता है और हर कार्बन का एक एक बॉन्ड एम्प्टी होता है। ये हमारे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। क्लियर, किसका स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का। हर कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज इट एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट। देखो ये ग्रेफाइट की ये चीज जो है ये क्या है, ये है लेयर नंबर 1, लेयर 1, और ये पूरी चीज क्या है, ये है लेयर नंबर 2, लेयर 2। दो लेयर्स के बीच में एक बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है दो लेयर्स के बीच में। उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडर वाल नाम के साइंटिस्ट ने
इस फोर्स को डिस्कवर किया था। तो ये जो वीक फोर्स है ना, इस वजह से ग्रेफाइट लेयर्स की तरह बिखर जाता है। जैसे मान लो ये ग्रेफाइट का एक पीस है जिसमें बहुत सारी ग्रेफाइट की लेयर्स एक के ऊपर एक प्रेजेंट है। अब ये पीस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये एक टेबल पे रखा हुआ है शांति से, इसको कोई परेशान नहीं कर रहा। लेकिन जरा सा इसके ऊपर पुश लग गया, जरा सा किसी ने इसको यहां से धक्का दे दिया, तो धक्का देने से क्या होगा, नीचे की लेयर्स तो वैसी ही रह जाएगी, लेकिन अब देखो ऊपर की लेयर्स कहां चली गई, आगे चली गई ना ऊपर की लेयर्स। क्यों चली गई? क्योंकि ये लेयर्स आपस में बहुत कमजोर तरीके से अट्रैक्टेड है, तो जरा सा भी धक्का लगेगा लेयर आगे खिसक जाएगी। तो जो चीज आसानी से स्लिप हो जाती है, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, जो चीजें आसानी से स्लिप हो जाती है, पाउडर, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो होती है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होती है। तो ये जो ग्रेफाइट में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये उससे क्या बना देता है, ग्रेफाइट को स्लिपरी बना देता है। और स्लिपरी बनने की वजह से वो क्या यूज होता है, वो यूज होता है एज अ ल्यूब्रिकेंट। क्या, कैसे यूज होता है? एज एन ल्यूब्रिकेंट। आ गई बात समझ में? ये इसका आंसर है। Graphite has hexagonal structure and weak van der Waals force between the layers of carbon. This weak force can slide over one another, making the graphite in a slippery form and act as a lubricant. ठीक है? Next, in addition to some propane and ethane, LPG cylinders, propane और ethane के अलावा LPG cylinders में दो और alkanes present होते हैं। एल्केन के आइसोमर्स दो और प्रेजेंट है, उन दोनों के नाम बताओ और उन दोनों के स्ट्रक्चर भी बताओ। तो भाई प्रोपेन और इथेन के अलावा प्रेजेंट होता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का आइसोमर विच इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जोड़ा जाएगा और सब में हाइड्रोजन को अटैच कर दिया जाएगा। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में जोड़ दिए जाएंगे और सब में हाइड्रोजन अटैच कर दिए जाएंगे, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ये हो गया C4H10। क्लियर? अगर एक्चुअल नाम बोले तो हम बोल सकते हैं N ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है? 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में आएंगे और चौथा वाला ब्रांच में लग जाएगा। इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 1 और इसको 3 हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन का क्या है, ये आइसोमर है। तो प्रोपेन और इथेन के अलावा ये 2 चीजें और है जो एलपीजी सिलेंडर्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट चेक कर लो आंसर। ठीक है, इन दोनों का देखो फॉर्मूला सेम है, यही तो होती है आइसोमर की स्पेशलिटी। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन देखने वाली डिजाइन यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसी यूनिकनेस को तो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फॉर्मूला विल नॉट चेंज, टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन विल ऑल्सो रिमेन सेम, बट द डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर विल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट 7th, हाउ कैन डायमंड्स बी मेड आर्टिफिशियली? हाउ डू सिंथेटिक डायमंड्स डिफर फ्रॉम नेचुरल वंस? एक कंटेनर लो, उसमें बहुत सारे कार्बन के एटम्स लो, ठीक है, कार्बन एटम्स को भर दो इसके अंदर। अब इस कंटेनर पे बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे प्रेशर लगाओ, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो क्या, प्रेशर, और उस कंटेनर को नीचे से क्या सप्लाई करो, बहुत ज्यादा हीट। यानी कि इन बेचारे कार्बन्स पे धक्का भी बहुत लगाओ, इनको बहुत ज्यादा दबाओ और बहुत ज्यादा गर्म भी कर दो। उस केस में ये जो है हमको बना के देते हैं सिंथेटिक डायमंड्स, यानी कि आर्टिफिशियल डायमंड्स। नेचुरल डायमंड सालों तक, लाखों हजारों सालों तक जमीन के नीचे इसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। लाखों ईयर्स, हजारों ईयर्स तक गर्म होता रहता है, कार्बन दबाव में आता रहता है, प्रेशर लगता रहता है, तो नेचुरल डायमंड बन गया, नेचर ने बना के दिया। लेकिन ये आपने बहुत कम टाइम में एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया, तो ऑब्वियसली ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब अगर आप कंपेयर करो कि यार सिंथेटिक डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स में बेटर कौन है, ऑब्वियसली नेचुरल डायमंड, क्योंकि ये बहुत सालों की मेहनत से बना है,
इसको नेचर ने बनाया है, ये बहुत प्योरिटी से बना है, ये तो यार बहुत जल्दी बन गया है ना, ये तो बहुत कम ड्यूरेशन में बन गया, ये आर्टिफिशियली बना है। इसलिए इसकी अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो वो कंपैरेटिवली वीक होती है। इसकी हम बात करें शाइन की तो वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी डल होती है। अगर हम इसकी बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो वो भी क्या होती है, थोड़ी कमजोर पड़ती है। अगर हम बात करें वेयर एंड टेयर की तो इसमें वेयर एंड टेयर जल्दी आता है, वेयर एंड टेयर जल्दी आएगा, ड्यूरेबिलिटी कम रहेगी, शाइन कंपैरेटिवली कम रहेगी और स्ट्रेंथ भी कंपैरेटिवली कम रहेगी। किसकी बात कर रहे हैं, सिंथेटिक डायमंड्स की। ये डिफरेंस होता है इसमें और नेचुरल डायमंड में। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, साथ में एक और बात, सिंथेटिक डायमंड्स की साइज क्या होती है, छोटी, और नेचुरल डायमंड तो कितना भी बड़ा मिल सकता है। सिंथेटिक डायमंड इतना सा होगा, नेचुरल डायमंड इतना बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली इसकी कीमत लाखों करोड़ों में होगी और ये 1000, 2000, 5000 में आ जाएगा। यही तो डिफरेंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई डायमंड कैन बी यूज्ड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट बट ग्रेफाइट कैन नॉट। इसका रीजन है इनका डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर। दोनों प्योरली बने हुए कार्बन के हैं, यानी कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। यहां तो इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी, कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल भाई हैं, इनमें केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, दोनों भाई हैं। लेकिन जहां फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आती है तो एक नॉर्थ है, एक साउथ है, बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। रीजन है इनका स्ट्रक्चर। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। हर एक कार्बन एटम खुद के नेबरिंग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है, टाइटली पैक्ड रहता है। सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं। ये है हमारे डायमंड का स्ट्रक्चर, सब एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है। ठीक है ना, सारे कार्बन्स एक दूसरे से क्या है, टाइटली पैक्ड है। क्लियर, ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से कार्बन एक दूसरे से टाइटली पैक्ड रहते हैं। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। लेकिन जब बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट में एक तो लेयर्स होती है। ये फर्स्ट हेक्सागोनल रिंग है, ये दूसरी हेक्सागोनल रिंग है। इन दोनों रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इनको जोड़ के रखता है, जिसको बोलते हैं वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और साथ में हर कार्बन का एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है। हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक बॉन्ड खाली रहता है। इसलिए डायमंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अगर हमको कटिंग करनी हो, ड्रिलिंग करनी हो, इन सब में डायमंड यूज आता है। लेकिन डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में वीक है, तो जहां हमको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है वहां ग्रेफाइट यूज आता है, जहां ताकत की बात होगी वहां डायमंड यूज आएगा। क्लियर, तो डिफरेंस क्या है, इनके स्ट्रक्चर का है। आ गया समझ में, इजी है। तो एक बार पॉज करो, इन सारे आंसर्स को आप लोग आराम से ढंग से रिवाइज कर लो, इन सब को कॉपी कर लो। जो आपको लिख के आना है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन आपको कर ही दिया, लॉजिक आपके साथ डिस्कस हो ही गया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अपन ने टोटल 8 क्वेश्चंस को कवर करा है। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। दोनों का क्या डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में अपन और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।